हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, पिछली गुरुवार को अपनी चर्चा संस्कृत के किस टॉपिक पर हुई थी। तो दोस्तों, अपन ने छंद वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो प्रत्यय से संबंधित होगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि सीटेट का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। और दोस्तों, इस प्रत्यय से करीब 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। करीब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आता है प्रत्येक वर्ष 1 से 2। एक तो कन्फर्म है कि आना ही आना है, 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ पर 30 नंबरों की संस्कृत पूछी जाती है शिक्षक भर्ती में, तो वहाँ 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? प्रत्यय से संबंधित रहेगा। यानी कि क्या पढ़ेंगे अपन? प्रत्यय। दोस्तों, इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं और संस्कृत में भी पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में प्रत्यय अलग होते हैं और हिंदी में प्रत्यय अलग होते हैं। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? ये बाद में जुड़ते हैं। तो मैं इसके लिए क्या लिख दूँ? प्रत्ययों का योग कहाँ पर होता है? बाद में। ये कहाँ जुड़ते हैं? बाद में। या इसको मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? परश्च। तो परश्च को ही क्या बोला जाता है? बाद में। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप क्लास को शेयर करते रहिए। ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है। तो प्रत्यय कोई शब्द नहीं होते, बल्कि ये शब्दांश होते हैं। तो मैं इसके लिए क्या लिख दूँ? वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहाँ जोड़ेंगे दोस्तों? अंत में जोड़ेंगे, ना कि प्रारंभ में। प्रारंभ में तो उपसर्ग जोड़ते हैं। शब्द के अंत में जोड़कर के ये क्या कर देते हैं दोस्तों? एक विशेषता उत्पन्न ला देते हैं या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अंत में जोड़कर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। उसके अर्थ को परिवर्तन ला दे। उसके अर्थ में क्या कर देते हैं ये दोस्तों? परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अर्थ को परिवर्तन कर दे या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ये तो हिंदी वाली परिभाषा हो गई। आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है: प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्यय। यानी कि क्या लिख दूँ मैं? प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्यय। इस प्रकार से लाइन दे करके आपसे पूछा जा सकता है। कहीं पर भी अंडरलाइन कर देगा और वो खाली स्थान भरवा देगा। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार की चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? तो पहला प्रकार क्या होता है अपना? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्ययों का प्रयोग दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? धातुओं पर। यानी कि धातुओं से ये किसका निर्माण होता है? कृत प्रत्यय का। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का निर्माण किससे होता है? ये बाद में लिख दूंगा मैं अलग पेन से। तो इसका निर्माण किससे होगा? धातुओं से। इसका निर्माण किससे होता है? धातुओं से। जबकि तद्धित प्रत्यय का निर्माण शब्दों से होता है। दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। इसका निर्माण किससे होगा? शब्दों से। ये शब्दों से इसका निर्माण होता है। और तीसरा पॉइंट को स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। स्त्री प्रत्यय। इसका निर्माण किससे होता है? ये धातु और शब्दों का, धातु प्लस शब्दों से इसका क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें तो दोस्तों हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे और
लोप भी करेंगे तो उन सूत्रों को जान लीजिए। वैसे भी मैं ये आपको सब बता चुका हूँ, माहेश्वर सूत्र जब पढ़ाए थे तो उसमें मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। तो इसमें से मैं कुछ आपको सूत्र बता दूं दोस्तों, जल्दी जल्दी स्पीड से बताऊंगा क्योंकि मैं ये सब सूत्र बता चुका हूँ। फिर आप क्लास में नहीं पूछ सकते कि ये शब्द कहाँ चला गया, ये वर्ण कहाँ चला गया, ये अक्षर कहाँ चला गया। तो इत संज्ञक विधायक सूत्र कितने होते हैं? 6 लिख दूँ मैं। इत संज्ञक विधायक सूत्र, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मैं 6 की बारी बारी से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा धैर्य बना के चलना होगा और क्लास को भी शेयर करते रहना है। पहला सूत्र लिखूंगा मैं, यानी कि हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे अपन। पहला सूत्र हलंत्यम, हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। और दूसरा उपदेश अजनुनासिक, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। उपदेश अजनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा करेंगे। और तीसरा सूत्र मैं आपको क्या लिखूँगा, जैसे आर्दिंग टुडवा, यानी कि आर्दिंग टुडवा सूत्र से। दोस्तों मैं ये सब सूत्र आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से स्पीड से चर्चा करूँगा, ना कि दोस्तों नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगला सूत्र होगा चूटू। और 5वां, इसमें इत संज्ञक सूत्र कौन सा होता है? तो वो होता है साप्रत्यस्य, यानी कि साप्रत्यस्य। और छठा लसक तद्धते, लसक को तद्धते सूत्र से इत संज्ञा करेंगे। दोस्तों इसको मैं यहीं पे एक साथ ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम लग सकता है। मैं एक एक की चर्चा कर लूँ। जैसे पहले लसक तद्धते हलंत्यम से दोस्तों, यानी कि हलंत्यम वाला। हलंत्यम से कैसे इत संज्ञा होती है, तो इसके लिए क्या कहा जाता है? उपदेश अवस्था में। और मैं ये आपको बता चुका हूँ कि उपदेश अवस्था क्या होती है, यानी कि जो दोस्तों मैंने त्रिमुनि पढ़ाए थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनके द्वारा कहा गया कथन ही क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। तो उपदेश अवस्था में हल वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा का फल क्या होता है? लोप, जिससे तस्य लोपा से लोप हो जाता है। यानी कि मैं इसके लिए क्या क्या लिख दूँ? उपदेश अवस्था में हल वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा, हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा का फल क्या होता है? इत संज्ञा का फल क्या होता है? लोप होना, यानी कि लोप ये किससे होगा? तस्य लोपा से। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तरप प्रत्यय लिख दूँ या तमप प्रत्यय लिख दूँ। तरप प्रत्यय में पाका तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हलंत्यम से क्या हो गया? लोप हो गया। तस्य लोपा से लोप। तो इसमें शेष क्या बचा? यानी कि तरप प्रत्यय में शेष तर बचा। तो तर इस प्रकार से पहचाने कि जैसे तमप प्रत्यय है तो उसमें पाका लोप, तो वहाँ पर शेष क्या बचेगा? तम बचेगा। तो मैं एक बार ज़रा क्लास को देख लूँ कहीं रुक तो नहीं गई है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो आपको धैर्य बना के चलना होगा। और दूसरा सूत्र मैंने आपको लिखा था उपदेश अजनुनासिक, यानी कि दूसरे सूत्र की चर्चा कर लूँ। क्या लिखा था मैंने? उपदेश अजनुनासिक। इसके लिए क्या लिख दें? या उपदेश अवस्था में स्वरों की इत संज्ञा होती है। अज का क्या होता है? स्वर अच माने, यानी कि उपदेश अवस्था में स्वरों की क्या होती है? इत संज्ञा। और इस संज्ञा का फल तो आप जानते हैं, लोप होता है। जैसे तुमुन प्रत्यय लिख दिया मैंने, तुमुन
प्रत्यय। तो देखिएगा तुम उन प्रत्यय में शेष क्या बचेगा, तुम बचेगा और ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी और ना का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी कि इसमें शेष क्या बचेगा, तुम शेष बचेगा। तो इसका तो दोस्तों क्या हो गया, हलंत्यम से, और इसमें शेष क्या बचा, इसमें यानी कि शेष क्या बचता है, तो तुम शेष बचता है। ऊ की यहाँ से ऊ स्वर निकला तो ऊ क्या है, स्वर। इसका किससे हुआ, उपदेश अजनुनासिक से, उपदेश अजनुनासिक। दोस्तों थोड़ा स्पीड से पढ़ना होगा तभी हम क्लास को बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो अपनी क्लास उतनी ही लंबी होती चली जाएगी। अब दोस्तों मैंने तीसरा सूत्र लिखा था, उसकी भी चर्चा यहीं कर लूँ। यानी कि मैंने तीसरा लिखा था साकन प्रत्यय, साकन प्रत्ययस, यानी कि प्रत्यय के प्रारंभ या आदि में ऐसा लिख दूँ, प्रत्यय के प्रारंभ, प्रारंभ को ही क्या बोलते हैं, आदि में सा की क्या होती है, इत संज्ञा, सा की क्या हो जाती है, इत संज्ञा। जैसे साकन प्रत्यय है तो सा की तो क्या हो गई दोस्तों, इत संज्ञा हो गई, और इसमें शेष क्या बचा, सा, क्योंकि इसकी हलंत्यम से और इसकी सा की साकन सूत्र से। तो इसमें शेष क्या बचेगा, अपना सिर्फ सा ही शेष बचेगा। तो शेष क्या बचता है, सा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगली चर्चा अब हम करेंगे चुटू सूत्र से, यानी कि चु माने चा वर्ग और टा वर्ग की इत संज्ञा कैसी होती है। चौथा सूत्र दोस्तों हम पढ़ रहे हैं चुटू, चौथा चुटू। तो इसमें क्या आएगा, यानी कि चा वर्ग, चा वर्ग में चा छा जा, जहाँ इस प्रकार से पाँचों, और टा वर्ग की क्या होती है, इत संज्ञा। जैसे देखिए दोस्तों इसमें मैं लिख दूँ जस प्रत्यय, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। जस प्रत्यय, जस प्रत्यय में ये चा किस वर्ग में आ रहा है, तो चा वर्ग में। तो चा से क्या हो गई, इसकी चुटू सूत्र से इत संज्ञा हो गई, और तो इसमें क्या बचेगा, अपना सा अस बच जाएगा, शेष। शेष क्या बचेगा, अस। इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। और दोस्तों सा की तो इत संज्ञा हो जाती है। और जैसे मैं लिख दूँ टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय लिख दूँ तो इसमें क्या बचेगा, तो देखिएगा इसमें टा की तो इत संज्ञा, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ आशेष बचता है। और इसमें इसकी भी हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई पा की। अब हम जानेंगे लसक तद्धिते सूत्र, इसी में पांचवा, यानी कि लसक तद्धित। ये दोस्तों मैं सब चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन इसका यूज हम करेंगे तो मैं फिर से चर्चा किए दे रहा हूँ। लसक तद्धिते सूत्र क्या होता है, यानी कि प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में क्या वर्ण हो, ला, सा, का वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा। जैसे इसके लिए प्रत्यय मैंने लिखा लप प्रत्यय, तो पा की तो क्या हो गई, हलंत्यम से इत संज्ञा, और इसमें प्रत्यय के प्रारंभ में कौन सा वर्ण है, ला, तो ला की किससे हो गई, लसक तद्धिते से। तो इसमें शेष क्या बचा, शेष सिर्फ या बचा। लेकिन या दोस्तों वो अलग विषय है कि वो किस में परिवर्तित हो जाता है या क्या आदेश हो जाता है। अब हम जानेंगे आर्दिंग टुडवा सूत्र, तो किसे कहते हैं, यानी कि पांचवा छठा सूत्र है, छठा पढ़ रहे हैं हम। आर्दिंग टुडवा सूत्र, तो प्रत्यय के प्रारंभ में क्या आपको दिखेगा, प्रत्यय के प्रारंभ में किसकी, नी, टू, डू की क्या होती है, इत संज्ञा। इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। जैसे क्या लिख दूँ मैं, ये भी, तो इसमें
इसकी तो आदिम टुड़वा से क्या होगा इत संज्ञा, तो इसमें शेष क्या बचेगा, सिर्फ भी बचेगा। तो उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। ये समझ लीजिए कि आपकी रिवाइज क्लास ही चल रही है। मैं क्योंकि यहाँ पे समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समझाऊँगा तो वो क्लास करीब 4 से 5 घंटे की हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद है कि मैंने सोचा होगा कि आपने ये सब पढ़ रखा है, क्योंकि सीटेट का पेपर लगा है तो थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, नहीं तो इसको समझाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी। अपन एक बार फिर से इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कभी टाइम पड़ेगा तो उसमें से। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तद्धित प्रत्यय के बारे में, जो शब्दों से बनते हैं। तो सबसे पहले हम तद्धित प्रत्ययों को ख़त्म कर लें, फिर कृत प्रत्यय पढ़ेंगे और फिर स्त्री प्रत्ययों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम प्रत्यय का श्री गणेश करेंगे, यानी कि दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। पहला प्रत्यय क्या रहेगा अपना, तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किससे मिलके बनते हैं ये दोस्तों, किससे बनते हैं, तो अभी मैंने बताया था, इनका शब्दों से मिलकर के ये इनसे इनका निर्माण होता है। जैसे तद्धित प्रत्यय में भी अपन सबसे पहले कौन सा प्रत्यय पढ़ लें, तरप प्रत्यय पढ़ लें। कौन सा प्रत्यय, तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक प्रत्यय के बारे में। तरप प्रत्यय क्या होता है, तो इसमें देखिए हलंत्यम से तो क्या होगा इत संज्ञा, तो इसमें शेष क्या बचा अपना, शेष बचेगा सिर्फ तर। और दोस्तों जब तर बचेगा, क्योंकि बाकी तो हलंत्यम से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो इसमें जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तु हो, जैसे दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं, तो उनके मध्य किसी एक को हमें श्रेष्ठ बताना होता है, तो उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तरप प्रत्यय का। या ये कह दूं उसमें किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का। ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पंचमी विभक्ति होती है वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य, इसके लिए लिख दूँ, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य एक को क्या बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाता है या तुलना की जाती है, या पंचमी विभक्ति होने पर वहाँ पर कौन सा प्रत्यय, तरप प्रत्यय होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि दो व्यक्तियों के मध्य तुलना होगी, लेकिन वो कैसे होगी, ये आपको संस्कृत में वाक्य दिया जाएगा, उसका आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, यानी कि आपको अर्थ आना चाहिए, तभी आप उसका दोस्तों ढूंढ पाएंगे कि ये तरप प्रत्यय है कि तमप प्रत्यय है, या ऐसा नहीं है। तो आपको पंचमी विभक्ति आनी चाहिए। तो इसके लिए अंत में शब्द जैसे रामात दोस्तों, ऐसे शब्द आते हैं, बालकात, तो ऐसे शब्द आएंगे। जैसे मैं लिख दूं, मोहन राम से श्रेष्ठ है। देखिएगा, जैसे लिख दूं, मोहन राम से श्रेष्ठ है। इसमें दोस्तों कितने दो व्यक्ति हैं, मोहन और राम। इसमें श्रेष्ठ किसको बताया गया है, मोहन को। किससे श्रेष्ठ है, राम से। तो इसमें क्या की गई है, तुलना की गई है दो व्यक्तियों के मध्य। या तो इसमें से दोस्तों आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, वो कैसे, मोहना श्रेष्ठतरा, इस प्रकार से। देखिएगा, मैं इसका संस्कृत रूप भी लिख दूं। जब दोस्तों मैं पढ़ा ही रहा हूं तो पूरा पढ़ाऊंगा। मोहना, यहाँ डैश दिया जाएगा दोस्तों, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरा। देखिए तर दिख रहा है आपको, मोहना श्रेष्ठतरा, यहाँ पे खाली स्थान दिया जा सकता है, यानी कि राम से श्रेष्ठ है। वो किससे श्रेष्ठ है, अब राम का रूप आपको दिया जा सकता है। वो रूप कैसे दे देगा, जैसे देखिएगा, मैं रूप लिख दूँ, रामेशु, पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा दे दिया रामात,
तीसरा ऑप्शन आपसे पूछ दिया गया या दे दिया गया, क्या दे दूं दोस्तों मैं, रामः। चौथा ऑप्शन रामो। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि पंचमी विभक्ति के योग में इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंचमी विभक्ति के योग में तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन आपको यहाँ तर दिख गया है तो यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये तरप प्रत्यय है। और तरप प्रत्यय में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति का रूप ये हो जाएगा, यानी कि रामात या बालकात। इस प्रकार से आपको रूप भी आने चाहिए, रूप नहीं आएंगे तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो आपको रूप याद करने पड़ेंगे। मैं आपको रूप जब पढ़ाऊंगा, शब्द रूप, धातु रूप, तो वहाँ पे कुछ याद करने के तरीके भी शेयर करूँगा, जिससे हम जल्दी से पहचान सकें। अब दोस्तों हम अगला या इसके पहचान की बात कर लें, क्योंकि इसके तीनों रूपों में तीनों रूप चलते हैं। तो शब्द के अंत में आपको क्या दिखाई देगा, तरा या तरम। तो इसकी पहचान की बात कर लें। इसकी हम बात कर रहे हैं तरप प्रत्यय, इसकी पहचान की चर्चा कर लें। तो इसके तीनों रूपों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में रूप चलते हैं। तो आपको क्या दिखाई देगा, यानी कि पुल्लिंग होगा तो वो क्या दिखाई देगा आपको, तरा। स्त्रीलिंग होगा तो तरा और नपुंसकलिंग होगा तो तरम। जैसे देखिएगा दोस्तों, मैं कोई शब्द लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया, आपको कोई भी शब्द लिख दूं, जैसे श्रेष्ठ शब्द लिख दिया, क्योंकि ये किससे मिलके बनते हैं, शब्दों से। श्रेष्ठ शब्द को लिख दिया मैंने, तो इसके लिए क्या दिखाई देगा, पुल्लिंग रूप श्रेष्ठ तरा। श्रेष्ठ तरा, यहाँ पर श्रेष्ठ तरा स्त्रीलिंग रूप है और ये श्रेष्ठ तरम। इस प्रकार से रूप चलेगा। आपसे दोस्तों ये शब्द दिया जा सकता है, श्रेष्ठ शब्द में कौन सा तरप प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द भी पूछा जा सकता है। तो आपको देखना है, इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग है। जैसे निम्न, निम्न तरा, निम्न तरा, निम्न तरम, इस प्रकार से रूप चलते हैं। जैसे निम्न शब्द हुआ तो निम्न तरा, पुल्लिंग में निम्न तरा, यहाँ पर निम्न तरा, यहाँ पर निम्न तरम, निम्न तरम। इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिएगा और शब्द लिख दूं मैं, जैसे दीर्घ शब्द लिख दिया, दीर्घ का पुल्लिंग रूप चलेगा दीर्घ तरा। विसर्ग लगाएंगे नहीं, गलत हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग बन जाएगा और स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, दीर्घ तरा। और नपुंसकलिंग में दीर्घ तरम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसके लिए पहचान मैंने क्या बताई, जहाँ आपको तरा, तरा, तरम शब्द दिख जाए वहाँ पर कौन सा प्रत्यय, तरम प्रत्यय। अब हम तम प्रत्यय की चर्चा कर लें। तो दोस्तों स्पीड से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लास कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। 4-5 घंटे लग जाएंगे तो आप पूरी क्लास को नहीं देखेंगे। आपको 2 घंटे की क्लास मुश्किल पड़ती है, तो 4-5 घंटे की क्लास कैसे देख सकते हैं। दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे अपन, तम प्रत्यय। देखिएगा तरप प्रत्यय में 2 व्यक्तियों के मध्य में से एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा था, यहाँ अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। यानी कि जहाँ अनेकों में, जहाँ अनेकों में एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाएगा, एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ पर कौन सा तम प्रत्यय, या इसमें दोस्तों कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी। षष्ठी दिख जाएगी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे दोस्तों इसके लिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कवियों में श्रेष्ठ कौन है, कालिदास जी हैं, तो मैं इसके लिए क्या लिख दूं, कवि नाम डैश करके कालिदासा श्रेष्ठ तमा। देखिएगा ऑप्शन बना दूं, जैसे आपको दे दूं कवि नाम डैश श्रेष्ठा, कवि नाम श्रेष्ठा
फिर इसके बाद कवि नाम कालिदासा, तो दोस्तों छूट ही गया। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ, तरा लिखूँगी दोस्तों, तम लिखूँगा, श्रेष्ठ तमा कालिदासा, कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठतमा अस्ति, यानी कि अस्ति माने है, अस्ति कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास। और आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, जैसे कवि और कविम, कविसु, इस प्रकार से कवि, दूसरा कविम, तीसरा कविसु, कविसु क्या दे दूं मैं दोस्तों, यानी कि इसका सीधा कविसु दे दूं। और चौथा सर्वे ऑप्शन दे दूं। क्या इसके 4 ऑप्शन सही हैं या कौन सा सही है? तो आपने देखा कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी। तो षष्ठी या सप्तमी कौन सा है? कविसु शब्द है, जबकि कवि तो पहली विभक्ति है। और इस प्रकार से तो आपको विभक्ति जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। आपको यदि याद है तो इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये जो दोस्तों प्रत्यय हैं, तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय को क्या बोलते हैं? घा संज्ञक प्रत्यय बोलते हैं, घा संज्ञक प्रत्यय बोला जाता है। तो इस लाइन को भी आपसे को याद रखना है कि तरप प्रत्यय और कौन सा? तमप प्रत्यय। इसको कौन सा प्रत्यय बोला जाता है? घा संज्ञक प्रत्यय। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घा संज्ञक प्रत्ययान्त अस्ति, यानी घा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? तरप, तमप में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा। तो यदि तरप दे रखा है तो तरप में आंसर लगाएंगे, तमप दिया गया है तो तमप में आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने पहचान बताई। इसमें आपको क्या दिखाई देगा? शब्द तम दिखाई देगा। और इसके भी तीनों रूप चलते हैं। तो इसके लिए पहचान भी लिख लीजिए आप, देखिएगा इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यदि पुल्लिंग शब्द होगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द लिख दूँ और यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द लिख दूँ। जैसे वहाँ पर लिख रहा था मैं, तरप प्रत्यय में तर शेष बच रहा था, यहाँ पर तम शेष बचेगा और यहाँ पर तमा और यहाँ पर तमम। इस प्रकार से दीर्घतम, यानी कि दीर्घ है तमा, दीर्घतम और दीर्घ तमम, इस प्रकार से रूप चलेगा। यानी कि इसमें विसर्ग नहीं लगाया मैंने। जैसे दीर्घ रूप लिख दिया तो दीर्घ का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द दीर्घ तमा, स्त्रीलिंग दीर्घ तमम, वो नपुंसकलिंग हो गया दीर्घ तमा, नपुंसकलिंग में दीर्घ तमम। इस प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमम, हृष्टतमा, हृष्टतमा, हृष्टतम। इस प्रकार से, क्योंकि ये शब्दों से बनते हैं तो कोई भी अपन शब्द लिख सकते हैं। अब अपन प्रत्यय पढ़ेंगे, तल प्रत्यय। तो तल प्रत्यय में शेष आपको ता दिखाई देगा। तल प्रत्यय से दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी की मैं धीरे धीरे आपसे चर्चा करता रहूँगा। आप तो क्लास को शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते रहें और इन क्लासों का आनंद लेते रहें दोस्तों, और आनंदित पूर्वक इनको पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अब हम पढ़ेंगे तल प्रत्यय के बारे में। कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम? तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में आपको शेष क्या दिखाई देगा? ता दिखाई देगा। तो ला कहाँगे आप सोच रहे होंगे। तो ला मैं पहले सूत्र पढ़ा चुका हूँ, इसमें हलंत्यम है। तल ऐसे नहीं लिखा जाता है, हलंत्यम। तो इसकी हलंत्यम से तो एक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें शेष क्या बचेगा आपको? शेष ता दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों एक इसमें सूत्र लग जाता है, जैसे अजात स्टाप सूत्र के द्वारा इसमें आदेश हो जाता है और इससे बनने वाला जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। यानी कि मैं लिख दूं तल प्रत्यय से बना शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे शब्द लिख दिया जनता,
तो जनता शब्द क्या है स्त्रीलिंग, तो इसमें शेष क्या दिख रहा है आपको लास्ट में ता, तो ता जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर तल प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन ये ह्रस्वता था, ये दीर्घता हो गया, तो एक कौन सा सूत्र हो जाता है, अजात स्टाप सूत्र। स्टाप सूत्र के द्वारा या दोस्तों उसमें टाप प्रत्यय का योग होता है, और टाप प्रत्यय में मैंने बताया विशेष क्या बचता था आ, तो आ का योग यहाँ पर हो जाता है ता पर। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, जनता, देवता। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देवता। और भी यदि आपको याद हो शब्द आ रहे हो मन में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, जैसे एकता, बंधुता, बहुत सारे शब्द हैं। और दोस्तों मैं और भी शब्द लिखना चाहूँ, जैसे लघुता, तो इन सब में कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय। तो क्योंकि ता शब्द आ रहा है, तो इनमें कौन सा आपको प्रत्यय दिखेगा, तल प्रत्यय का योग किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपसे और कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि देवता शब्द कौन सा है, तो सबके मन में आ रहा होगा देवता शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो दोस्तों देवता शब्द देख रहे हो, तल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, स्त्रीलिंग पर। तो ये कौन सा होगा, देवता शब्द स्त्रीलिंग शब्द ही होगा, ना कि पुल्लिंग। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मतोप्रत्यय के बारे में। अगला दोस्तों कौन सा प्रत्यय, मतोप प्रत्यय। तो इसकी तो हलंत्यम से संज्ञा ऊ की किससे, उपदेश अनुनासिक सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें शेष आपको क्या दिखेगा, मत शेष दिखेगा, यानी कि शेष क्या बचता है, मत। और इसके द्वारा रूप कैसे चलेंगे दोस्तों, या पहचान हम कैसे करेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की मैं एक साथ में लिख रहा हूँ, यानी कि पहचान करने का तरीका। देखिएगा यहाँ पर मैं पुल्लिंग शब्द लिख दूँ, और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द लिख दूँ, और यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द लिख दूँ, जैसे आपको दिखाई देगा। यानी कि मान, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, मान, मति और मत, या वान, वती, वत। इस प्रकार से शब्द आएंगे, या मान की जगह क्या आ सकता है, वान, वती और वत। इस प्रकार से, यानी कि उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसका प्रयोग अकारांत या मकारांतों में किया जाता है, यानी कि वान यहाँ पे लिख दूँ मैं, जैसे वान, वती, वत का प्रयोग, वान, वती और वत का प्रयोग किस में होता है, अकारांत प्लस मकारांत में, अकारांत या मकारांत। तो मैं अभी इसके रूप आपको लिखाने वाला हूँ शब्दों के, ये अंत में क्या हो, शब्दों के, या इसके लिए क्या लिख दूँ, शब्दों के अंतिम वर्ण लिखा है, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा, चौथा, यानी कि कौन सा हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग का हो। अब देखिए दोस्तों इसका कैसे चलेगा, मान, मति, मत का जैसे मैं कोई भी शब्द लिख दूँ, जैसे रूप शब्द लिख दिया मैंने। देखिए मैं कुछ ही शब्द लिखूँगा, नहीं तो क्लासें बहुत बड़ी बड़ी होती जाएंगी, और इसके लिए पुल्लिंग शब्द बनाना होगा। तो क्या बन जाएगा, ये रूपवान, दूसरा रूपवती, तीसरा रूपवत। इस प्रकार से रस शब्द होगा, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, रसवान, रसवती, स्त्रीलिंग का रूप लिख रहा हूँ, और पुल्लिंग में रसवत। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मानमती, मत में जैसे श्री शब्द लिख दिया, उसका भी उदाहरण बता दूं। तो इसमें ई शब्द आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रीमान, या
श्रीमान, फिर इसके बाद श्रीमती, क्या हो जाएगा श्रीमती, श्रीमती और श्रीमत। इस प्रकार से शब्द चलते रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है, जैसे धी शब्द हुआ तो धीमान, धीमती, धीमत। और जैसे दोस्तों बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, ये शब्द पूछा जा सकता है। जैसे गो शब्द लिखा मैंने, उम्मीद है आपको क्या दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ। जैसे गो शब्द लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका पुल्लिंग शब्द क्या चलेगा, गोमान और गोमती, गोमत। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द होगा गोमान, गोमती और गोमत। ये नपुंसकलिंग शब्द, ऐसे शब्द हमसे पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा है, गो है शब्द है। तो अगले हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हमने तद्धित प्रत्ययों को ख़त्म कर लिया है। अब हम कृत प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा स्पीड से हमें क्लास को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम आगे सभी प्रत्यय पढ़ पाएंगे। नहीं तो दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ, आप समझदार हैं, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप क्लास को शेयर करते जाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते जाएं। अब हम चर्चा करेंगे कृत प्रत्यय की या कृदंत प्रत्यय। क्या लिख दूँ मैं, कृदंत प्रत्यय। तो ये किससे बनते हैं, धातुओं से। वो किससे बनते थे, शब्दों से। इसमें भी हम कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय किससे बनेंगे, धातुओं से। और उस कृत प्रत्यय में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तव्यत प्रत्यय। पहला प्रत्यय कौन सा पढ़ेंगे, तव्यत प्रत्यय। कौन सा, तव्यत प्रत्यय। तो इसमें शेष क्या बचता है, तव्य शेष बचता है, यानी कि शेष आपको क्या दिखाई देगा, तव्य शेष क्या दिखेगा, तव्य शेष दिखेगा। और इसकी पहचान पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसमें भी चलती है। तो इसके लिए पुल्लिंग शब्द लिख दूं और यहाँ स्त्रीलिंग शब्द लिख दूं और यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द लिख दूं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा तव्या या टव्या दिखाई दे सकता है, तव्या या टव्या ऐसे शब्द आ सकते हैं, तव्य टव्य। इस प्रकार से तव्या या टव्या। और स्त्रीलिंग में थोड़ा दूर दूर लिख दूं, स्त्रीलिंग में तव्या या टव्या। पुल्लिंग नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, टव्या यानी कि तव्या या तव्यम। तव्यम क्या लिख जाता है, तव्यम या टव्यम। इस प्रकार से रूप चलेगा। जैसे किर धातु लिख दूं मैं, देखिएगा बहुत अच्छी धातु लिखूंगा। किर धातु का पुल्लिंग रूप क्या चलेगा, क्या होगा पुल्लिंग रूप, कर्तव्या। ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं। और स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम, कर्तव्यम। बहुत सारे दोस्तों लोग सोच रहे होंगे कि कर्तव्या, कर्तव्या, तो कर्तव्या नहीं होता, वो कर्तव्या शब्द ही बनेगा। जैसे गम धातु, देखिए ये बहुत अच्छा शब्द है। गम धातु में क्या बनेगा, जैसे तव्य प्रत्यय जोड़ेंगे, ये तव्यत प्रत्यय, तो गंतव्या। और यहाँ पर गंतव्या हो जाएगा, गंतव्या। और यहाँ पर गंतव्यम, गंतव्यम। जो शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उन्हीं धातुओं को लिखूँगा। जैसे आपसे लिख धातु पूछी जा सकती है, यानी कि लिख धातु का रूप। तो लिख धातु का कैसे बनेगा, जैसे देखिए लिख, यहाँ लेख करके दे देगा, लिखतव्या। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा, लिखतव्या और लिखतव्या। क्या हो जाएगा, लिखतव्या या, और स्त्रीलिंग में लेखितव्या, नपुंसकलिंग में लेखतव्यम। उम्मीद है समझ में आपको आ चुका होगा। ज्ञात, जैसे ज्ञात धातु में ज्ञातव्या, ज्ञातव्या, ज्ञातव्यम। इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे ड़बल प्रत्यय। यहाँ से ड़बल प्रत्यय से हमसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये दोस्तों बहुत सिंपल प्रत्यय है। जब दोस्तों संस्कृत की क्लासें ख़त्म हो जाएंगी, कभी टाइम रहेगा तो हम अच्छी स्पीड से दोस्तों संस्कृत को
पढ़ेंगे बहुत ही आराम से, धीरे धीरे और बहुत ही डिटेल से, तो बहुत आनंद आएगा। जैसे हम दोस्तों अड़ाबोल प्रत्यय की चर्चा कर लें, यानी कि कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे हम? अड़ाबोल प्रत्यय। अड़ाबोल प्रत्यय, तो अड़ाबोल प्रत्यय में देखिएगा क्या शेष रहेगा, तो शेष ऊ शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? ऊ। और ऊ को एक सूत्र होता है युवारना को सूत्र से ऊ को क्या आदेश हो जाता है? अक आदेश हो जाता है। तो जहाँ पर आपको इस प्रकार से शब्द दिखाई देगा, आप समझ रहे होंगे दोस्तों ऊ क्यों बचा और ला कहाँ चला गया। तो ला किससे हो गया दोस्तों इसका लोप? ये इसमें क्या हुआ, यानी कि लसक तद्धित सूत्र, और इसमें टाठा डाढ़ा चुटू से, तो ऊ बचा। ऊ का युवारना को सूत्र से क्या आदेश हो गया? आग। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? ये भी तीनों रूपों में चलते हैं। और दोस्तों जैसे पुल्लिंग शब्द होगा तो इसमें अका शब्द दिखेगा आपको, क्योंकि अक बचता है। और स्त्रीलिंग होगा तो इका शब्द देखने को मिलेगा, और नपुंसकलिंग शब्द होगा तो अका इका अकम, इस प्रकार से शब्द मिलेगा दोस्तों। जैसे किर धातु लिख दूँ मैं, किर धातु को कर आदेश होकर के क्या बचेगा यहाँ पर? कार का, कारिका, कारकम। इस प्रकार से आपसे बहुत सारे शब्द पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे मैं बहुत ही अच्छा शब्द लिख दूं श्रु धातु, यानी कि इसमें धातु पूछी जा सकती है। ये शब्द बहुत अच्छा है। शुरू में क्या होगा? श्राव का, और इसमें श्राविका, और इसमें श्रावकम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिएगा मैं एक शब्द और भी आपको बहुत अच्छा लिखूंगा, जैसे हेर धातु वाला शब्द भी पूछा जा सकता है। तो इसमें द्वार का शब्द बनता है, ना घेरा का, द्वार का। और यहाँ पर द्वारिका, यहाँ पर द्वारकम। इस प्रकार से ऐसे शब्दों को हमें याद रखना होगा दोस्तों, तभी हम सफलता पा सकते हैं। जैसे पा धातु में पावका, पावका, पावकम। इस प्रकार से भू धातु में क्या हो जाएगा? भावका, भाविका, भावकम। इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में डबल प्रत्यय भी आया होगा। अब हम ल्योट प्रत्यय की चर्चा करेंगे। अब हम किस प्रत्यय का दोस्तों प्रयोग करेंगे या पढ़ेंगे? डबल प्रत्यय हो गया। इसके बाद अब हमारी बारी है दोस्तों किस प्रत्यय की? ल्योट प्रत्यय की। यानी कि दोस्तों कौन सा प्रत्यय? ल्योट प्रत्यय। ल्योट प्रत्यय में शेष क्या बचता है? यू। जैसे उसमें ऊ शेष बचता था, इसमें भी युवारना को सूत्र लगता है, और युवारना को सूत्र के द्वारा यू को क्या आदेश हो जाता है? अन। और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? नपुंसकलिंग में। जब दोस्तों नपुंसकलिंग में किया जाता है तो इसमें तो तीनों रूप चलते नहीं होंगे, सिर्फ नपुंसकलिंग रूप ही होगा। तो देखिएगा जैसे किर धातु में अन दिखाई देगा, इस प्रकार से अन या अण दिखाई देगा। किर धातु में क्या होगा? कारणम शब्द बनेगा। क्या बनेगा? कारणम, कारणम। और लेख धातु जैसे लेखनम, इस प्रकार से चल धातु चलनम। दृश्य धातु देखिए ये शब्द में लिखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या बनेगा? दर्शनम। इस प्रकार से, ना कि तीनों रूपों में नहीं चलेगा। श्रु धातु से, जैसे श्रु धातु हुई तो इसमें क्या बनेगा? श्रवणम। उम्मीद है ल्योट प्रत्यय भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी शब्द के अंत में। इसके लिए मैं पहचान बता दूं सीधी पहचान। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में नम शब्द दिखाई दे जाए या रम शब्द दिखाई दे जाए तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय? ल्योट प्रत्यय हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे हृ धातु से हरणम शब्द बन जाएगा। और विद धातु देखिए ये शब्द बहुत अच्छा है। वेद, इसमें धातु तो वेद है और शब्द बनता है वेदनम, विदनम नहीं। ऐसे शब्दों को हमें याद रख के चलना होगा। जैसे हृ धातु से क्या बनेगा? हरणम,
इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अनियर प्रत्यय की बात करेंगे, यानी कि अनियर प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय को भी पढ़ चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे अनियर प्रत्यय। बहुत सारे प्रत्यय हैं, हमें स्पीड से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा। अनियर प्रत्यय, जो अनियर प्रत्यय होता है उसमें शेष क्या बचता है? अनि शब्द शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अनि या अणि, इस प्रकार से आपको शब्द दिखेगा लास्ट में, तो वो क्या होगा? अनि या अणि। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? चाहिए एवं योग अर्थ में। चाहिए एवं योग अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। जहाँ पर चाहिए एवं योग अर्थ है तो वहाँ पर कौन सा लकार होता है? विधिलिंग लकार। तो ऐसे सब शब्दों को आपको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा तभी सफलता मिल पाएगी। जब मैं लकार पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा लकारों की संख्या कितनी होती है और कितनी नहीं होती है। तो धीरे से धीरे दोस्तों अपन सब पर चर्चा करते हुए चलेंगे। जैसे और इसके तीनों रूपों में रूप चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दूँ मैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो दोस्तों इसके लिए जैसे पुल्लिंग होगा तो अनिया या अणिया, इस प्रकार से। और यहाँ पर अनिया या अणिया, यहाँ लिख दूँ दोस्तों नीचे अणिया। और यहाँ पर अनियम या अणियम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल लिख दूँ पठ धातु, तो क्या हो जाएगा? पठनिया, पठनिया, पठनियम। जैसे पठ धातु हुई, पठनिया, पठनियम, पठनिया, विसर्ग नहीं होता इसमें। यहाँ पर पठनियम। इस प्रकार से लिख धातु हुई तो लेखनिया, लेखनिया, लेखनियम। और जैसे कृ धातु तो कर्णिया, कर्णिया, कर्णियम। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे, क्योंकि त्वा प्रत्यय से दोस्तों हमसे हर वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्वा प्रत्यय को बहुत अच्छे से कवर करना होगा हमें। कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तो शेष इसमें त्वा शब्द शेष बचता है। यानी कि इसके लिए मैं क्या लिख दूं? शेष क्या बचेगा? त्वा शेष बचता है। तो इसके लिए परिभाषा मैं क्या बना सकता हूँ? जब इसमें दोस्तों एक ही कर्ता होगा, समझ लीजिए जैसे मैं हूँ, मैं दो कार्य करता हूँ तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पूर्व का या ये कह दूँ पूर्वकालिक क्रिया में, जब दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया आप जानते हैं कि जो क्रिया पहले से पूर्ण हो चुकी हो, तो पूर्वकालिक क्रियाओं में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मैंने क्या लिखा? एक ही कर्ता, एक ही कर्ता दो क्रियाओं को करे तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। यानी कि पूर्वकालिक क्रियाओं में इसका ये लिख दूँ, पूर्वकालिक क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जैसे राम, मैं लिख दूँ राम पढ़कर विद्यालय। क्या हुआ? राम पढ़ कर के कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। तो इसका संस्कृत बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि रामा, कि रामम लिखूँगा कि रामा दोस्तों, तो एक वचन है रामा।
यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय, तो शेष त्वा बचता है, तो पठित्वा रामा पठित्वा विद्यालयम, इसका संस्कृत रूप क्या बन जाएगा, विद्यालयम कौन सा, गच्छति। दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और त्वा प्रत्यय से बनने वाला शब्द कैसा होता है, ये अव्यय शब्द होता है। न व्यम इति अव्यम, यानी कि जिसका व्यय ना किया जा सके, यानी कि त्वा प्रत्यय, ये भी लिख दूँ, से बना शब्द कैसा होता है, अव्यय। उम्मीद है समझ में आपको आ चुका होगा। जैसे तव्या, त्वा, ट्वा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा दोस्तों, त्वा या ट्वा, इस प्रकार से आपको शब्द दिखेंगे। जैसे पठ धातु यानी कि ट्वा, त्वा, इस प्रकार से। जैसे पठ धातु पठित्वा, लिख धातु लिखित्वा, गम धातु गत्वा, जैसे पठ धातु, इसका क्या बन जाएगा, पठित्वा, अव्यय रूप में चलता है। लिख धातु, या ये लिख दूँ दोस्तों, देखना कितनी अच्छी धातु लिखूँगा मैं, गम धातु, गम धातु में गमित्वा नहीं होगा ये, बल्कि गत्वा शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चल धातु में चलित्वा, हस धातु में हसित्वा, दृश्य धातु में, देखिए ये भी बहुत अच्छा शब्द है, दृश्य धातु, इस प्रकार से लिखा जाएगा और इसका शब्द बनेगा दृष्टवा, दृष्टव्या, दृष्टव्या। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूँ मैं। जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, जैसे उकुत्वा, उकुत्वा में आपसे क्या पूछा जाए दोस्तों, धातु पूछी जा सकती, प्रत्यय तो पूछेगा नहीं, तो उसमें कौन सी धातु होगी। तो देखिए उक्त्वा, यहाँ पे लिख दूँ उक्त्वा, ये सब बहुत अच्छा है दोस्तों। आपसे धातु पूछी जाए तो आप इसकी धातु ठीक से नहीं पहचान सकते, तो इसमें कौन सी धातु है, वच धातु है। और प्रत्यय कौन सा है, त्वा प्रत्यय है। अब देखिएगा इसमें संप्रसारण होता है, संप्रसारण, संप्रसारण, ना कि संधि नहीं होती है। तो इसमें जैसे यण है तो यण के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, एक। तो यण के अंतर्गत क्या आते हैं, या, वा, रा, ला। तो या का क्या है, ई, और उ का वा, उ, रा का क्या होता है आदेश, रा में यण के स्थान पर री और ला के स्थान पर ली, यानी कि यहाँ पर री और यहाँ पर ली। तो यहाँ पर क्या होता है, संप्रसारण, ना कि संधि। तो ये भी याद रखना है। जैसे वक्त्वा, तो वच धातु हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उदित्वा, तो इसमें कौन सी धातु है, वह दोस्तों वद धातु। और त्वा प्रत्यय, जैसे ये भी शब्द बहुत अच्छा है। जैसे उदित्वा शब्द पूछा जा सकता है आपसे, उदित्वा, तो इसमें धातु पूछी जा सकती है। तो कौन सी धातु है इसमें, वद धातु और त्वा प्रत्यय। उम्मीद है ये प्रत्यय भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा, कुछ धातु लिखा दूँ और उसको क्या आदेश हो जाता है। ऐसे शब्द भी हमसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ी दोस्तों आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर धातु लिखूँगा, क्योंकि हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये पेन दिखाई नहीं देगा आपको, धातु और उस धातु को क्या आदेश होता है, इसको भली भांति तरीके से आपको याद रखना है। जैसे पा धातु, दा धातु, पा धातु लिख दूँ, दा धातु लिख दूँ, और गम धातु लिख दूँ, गम, और स्था धातु लिख दूँ मैं, और दृश्य धातु लिख दूँ, दृश्य धातु। कौन सी धातु दोस्तों, दृश्य धातु। तो इसको क्या आदेश होता है ये भी देखिएगा। जैसे दृश्य धातु पा को पेव आदेश होता है, दा को
द में कौन सा आदेश होता है? दद, ददति, दत्ता, ददंत, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो द को क्या आदेश होगा? दद। गम को गच्छ आदेश होता है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। स्था को तिष्ठ आदेश होता है, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। जैसे दृश्य है तो दृश्य को क्या आदेश होता है? पश्च आदेश हो जाता है। पश्च माने भी देखना होता है तो पश्च आदेश हो जाता है। इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं शब्दों से, जैसे पेबती शब्दे मूल धातु अस्ति। तो जैसे पेबती शब्द में मूल धातु क्या है? तो पा धातु है, ना कि पेब। तो आदेश भले ही पेब हो लेकिन इसको पा इसमें धातु है। अब हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हमारी अगले प्रत्यय पर चर्चा चलेगी तुमुन प्रत्यय के बारे में। तुमुन प्रत्यय तो मैंने बताया इसकी तो हलंतम से संज्ञा और रू की उपदेश अनुनासिक सूत्र से। तो शेष क्या बचेगा? यहाँ पर तुम शेष बचेगा। और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए सुन लीजिए। और इसका प्रयोग भी कहाँ पर होता है? अव्यय में होता है, या इसका प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है। ऐसा लिख दूँ मैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग भविष्य काल में, भविष्यत काल में किया जाता है। या ये लिख दूँ लेट लकार में किया जाता है। किसमें? लेट लकार में। या ये लिख दूँ मैं इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसके प्रयोग से बना शब्द क्या होता है दोस्तों? अव्यय शब्द कहलाता है। यानी कि इसका प्रयोग भी अव्ययों में होता है, अव्यय। और इसके लिए पहचान क्या होती है? मैंने बताया तुम शेष रहता है। जहाँ पर आपको क्या शब्द दिख जाए पहचानने के लिए, तुम शब्द दिख जाए या तुम शब्द दिख जाए तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। जैसे किर धातु कर्तुम और पठ धातु पठितुम। उम्मीद समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे किर धातु में कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? क्या बन जाएगा? कर्तुम। क्या बनेगा ये? कर्तुम। और कौन सा शब्द लिख दूँ मैं? जैसे पठ धातु में पठितुम, पठ धातु में पठितुम। इस प्रकार से आपसे शब्द पूछे जा सकते हैं। और देखिएगा ये शब्द बहुत अच्छा है, इसमें स्टार मार करके आपको याद रखना है। दृश्य, दृश्य धातु में दृष्टुम। इस प्रकार से। और दोस्तों गंतुम, गम धातु और तुमुन प्रत्यय। जैसे गंतुम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। गंतुम में कौन सी धातु है? गम धातु है। और तुमुन प्रत्यय है, कौन सा है? तुमुन प्रत्यय। उम्मीद है आपको तुमुन प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। आप कित और कितवतु प्रत्यय भी पढ़ लें। तो कित प्रत्यय में शेष क्या बचता है? ता, कितवतु में तबद। एक साथ पढ़ें इन दोनों को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपसे बात बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रत्यय पढ़ाने हैं। मैं सोचता हूँ कि क्लास कम से कम समय में आपको अधिक जानकारी उपलब्ध करा दूँ। कित या कितवतु प्रत्यय के बारे में चर्चा करूँगा मैं। कित या एक तरफ कित प्रत्यय लिख दूँ और एक तरफ कितवतु प्रत्यय लिख दूँ। एक साथ चर्चा कर लें तो आपको यहाँ पर ता दिखाई देगा और यहाँ पर तबत दिखाई देगा शब्द। और दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? भूतकाल में। इन दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग भूतकाल में। भूतकाल बोलें तो लंग लकार में, लंग लकार में इनका प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं को निष्ठा संज्ञक प्रत्यय बोलते हैं। निष्ठा संज्ञक, जैसे घा संज्ञक प्रत्यय तरप और तमप को बोलते थे, तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय किसको बोलते हैं? कित और कितवतु प्रत्यय को।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इसका भी रूप चलते हैं, तो तीनों रूपों में ताता तम, जैसे पुल्लिंग में क्या रूप चलता है और स्त्रीलिंग में क्या रूप और नपुंसकलिंग में क्या रूप चलता है। जैसे देखिएगा ता शब्द और तम शब्द इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, या ना शब्द दिखाई देगा, या ना नम ता तम ना नम टा टम टा टम। उम्मीद है आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा होगा। तो का यहाँ लिख दूँ मैं, या तो का शब्द दिखाई देगा, का कम वा वम, इस प्रकार से आपको शब्द दिखाई दे जाएंगे। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कृत धातु में कृत्वा और दोस्तों पठ धातु में पठित्वा। अब देखिएगा मैं उसी धातुओं को बार बार नहीं लिखाऊंगा जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और जो थोड़ी डिफरेंस हैं उनको ही मैं लिखूंगा। जैसे भेद धातु है, देखिएगा धातु कौन सी ली मैंने, भेद। तो इसमें शब्द क्या बनेगा, भिद्दा नहीं बनेगा, भिन्ना बनेगा। शब्द क्या बनेगा, भिन्ना, यानी कि भिन्ना और भिन्नम, तीनों के रूप मैंने एक साथ लिखे हैं। और दोस्तों जैसे लिख दूँ शब्द में शुष्क धातु, तो इसमें शब्द क्या बनेगा, शुष्का, यानी कि शुष्क शब्द पूछा जा सकता है। इसमें शुष्क शब्द बोल देता हूँ दोस्तों, ये मेरी गलती है बहुत बड़ी, शब्द नहीं है बल्कि ये धातु है। तो दोस्तों गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं बोलने में या लिख में सही रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ शब्द, बल्कि शब्द नहीं है, ये धातु है। क्योंकि हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्यय। शुष्क धातु में क्या बनता है शब्द, जैसे शुष्का, इसका पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा, शुष्का, का कम, तो शुष्का, शुष्कम, का कम, बहवावम, टा टम, ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे पच धातु में पक्वा, पक्वम, इस प्रकार से आपको, जैसे मैं और लिख दूं पच धातु में क्या बनेगा, पक्वम, इस प्रकार से। तो दोस्तों हमने कित और कितवतु कित प्रत्यय को पढ़ा है अभी, बल्कि हमें कितवतु प्रत्यय को भी पढ़ना है। तो हम कितवतु प्रत्यय के बारे में भी चर्चा कर लें, फिर आगे क्लास को बढ़ाएं। अभी सिर्फ मैंने आपको पहचान बताई है। कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं अब हम, कितवतु प्रत्यय। तो इसके लिए पहचान क्या होती है, जब हमें शब्द के अंत में, जब हमें शब्द के अंत में नहीं बल्कि बीच में क्या दिखाई दे, यानी कि तब, टब, नव, यही मैंने बताया, तब, टब, नव, और क्या दिखाई दे, कब, बब, ऐसे शब्द दिखाई दें, यानी कि कब और वब शब्द दिखाई दे जाएं, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कितवतु प्रत्यय हो जाएगा। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में क्या शब्द बनेगा, पठितवान, पठितवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत, यानी कि पठितवान, पठितवती, पठितवत में कुछ 2-4 दोस्तों धातुएं लिख दूं और उनके रूप लिख दूं, फिर इसके बाद मज़ा आएगा ज़्यादा पहचानने में। जैसे दोस्तों बहुत अच्छी धातु लिख रहा हूं मैं, देखिएगा श्रु धातु, इसके लिए श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत, और अगली धातु लिख दूं, जैसे मैं वच धातु। ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वचवान नहीं होगा बल्कि उक्तवान होगा।
उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत, उक्तवत। और जैसे मैं लिख दूँ एक दो, जैसे दृश्य धातु, तो दृश्य धातु में क्या बनेगा, दृश्य धातु में दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवती और दृष्टवत, दृष्टवत। इस प्रकार से अब देखिएगा पहचानने का तरीका मैंने बताया बीच में, तब टब नब दिखाई दे तो तब, 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 टव, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आपको वहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाना है, कितवतु प्रत्यय, ना कि कित प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे ल्यप प्रत्यय के बारे में दोस्तों। कौन सा प्रत्यय पढ़ना है हमें, ल्यप प्रत्यय। अभी स्त्री प्रत्यय भी पढ़ना है दोस्तों, बहुत थोड़ी लंबी क्लास है। ल्यप प्रत्यय में शेष आपको क्या दिखाई देगा, या इससे बना हुआ शब्द भी क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। और इसका शब्द का प्रारंभ कहाँ से होता है, उपसर्ग से, और अंत में या दिखाई दे जाए तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। तो इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें शेष क्या बचता है, शेष या इससे बना शब्द कैसा होता है, बना शब्द अव्यय होता है, इससे भी बना शब्द अव्यय होता है। और शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में क्या होगा आपको दिखाई देगा, उपसर्ग। और अंत में क्या दिखाई देगा आपको, या। तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए मैं लिख रहा हूँ बहुत अच्छा शब्द, आदाय, आदाय शब्द लिख दिया मैंने। इसमें आधे से ज़्यादा लोग दोस्तों इसमें धातु नहीं बता सकते कौन सी धातु है, तो इसमें आंग धातु है, आंग धातु प्लस कौन सा प्रत्यय है। फिर इसके बाद ये आंग तो उपसर्ग हो गया दोस्तों, धातु धातु बस दोस्तों मुझे धातु ही दिख रही है, आंग तो उपसर्ग हो गया। और दा धातु हो गई, कौन सी धातु, दा धातु, दा कौन सी है, धातु। और प्रत्यय क्या है इसमें, ल्यप, इसमें ल्यप प्रत्यय हुआ, आदाय शब्द हो गया। और अगला जैसे अनीया शब्द या संपट्ठ शब्द, कौन सा, संपट्ठ लिख दूं, संपट्ठ। तो सम उपसर्ग है, देखिएगा उपसर्ग हैं, इसमें मैंने बना शब्द अव्यय, शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये उपसर्ग, पठ धातु और ल्यप प्रत्यय। और अगला जैसे मैं लिख दूं आपको अनिया, या। तो आप इसमें अनियर प्रत्यय नहीं लगा सकते, बल्कि इसमें कौन सा उपसर्ग, अंग उपसर्ग, नी धातु और ल्यप प्रत्यय। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे प्रस्थाय, प्रधातु, वो उपसर्ग, स्था धातु और ल्यप प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे सत्रवा सानच प्रत्यय। यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग आत्मनेय और प्रश्न में पदों में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सत्र प्रत्यय और सानच प्रत्यय। सत्र एवं सानच, जो दोस्तों प्रत्यय आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं प्रत्ययों को पढ़ाऊंगा, ना कि ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पढ़ाने लगा तो वो प्रत्यय ही नहीं कभी ख़त्म होंगे। सत्र प्रत्यय और एक तरफ सानच प्रत्यय को देख लेंगे। सानच प्रत्यय, तो इसमें शेष क्या बचेगा, अत, शेष क्या बचेगा, अत शेष बचेगा। और यहाँ पर शेष क्या बचेगा, सानच पर क्या शेष बचेगा, आन बचेगा। क्या बचेगा, आन बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है,
वर्तमान काल में, दोनों का एक साथ बता रहा हूँ। वर्तमान काल, या इसी को लेट लकार बोलते हैं। लेट लकार में सत्र एवं सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इनको सत्संज्ञक प्रत्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्संज्ञक प्रत्यय बोलते हैं किसको? सत्र एवं सानच को। और सत्र प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? परस्मय पद में। सत्र प्रत्यय का प्रयोग किसमें? परस्मय पद की धातुओं में। तो ऐसा भी लिख लें, यानी कि सत्र प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर? परस्मय पद की धातुओं में। जबकि सानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आत्मनेपद पद की धातुओं में। आत्मनेपद पद की धातुओं में किया जाता है। तो दोस्तों, इससे जैसे इसकी पहचान क्या होगी? शब्द के अंत में ना, ता, अंति, ती शब्द दिखाई देगा। इसके अंत में ना, ता, ती, अंति, इस प्रकार से शब्द आपको दिखाई देंगे। तो वहाँ पर सत्र प्रत्यय हो गए। जैसे पठन, जैसे देखिएगा, पठन, पठन्ति, पठन, पठति लिखना है। पठन, पठति, पठन्ति, इस प्रकार से देखिए। बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूँ मैं। ये शब्द पूछा जा सकता है सत्र प्रत्यय में। दोस्तों, थोड़ी सी लाइट गई है तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाएंगे, फिर इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे।